बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ, जिसमें 2024 में पीएम मोदी को बीजेपी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर मंथन कर रहा है विपक्ष। नीतीश कुमार के बुलावे पर हुई इस बैठक का एकमात्र एजेंडा अलग अलग दलों को सभी मतभेद बुलाकर 2024 के लिए एक साथ लाना था। ये मिशन कितना कामयाब हुआ इसका पता तो भविष्य में लगेगा, लेकिन इसके पहले भी विपक्ष कई बार पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के प्रयास कर चुका है। कब कब हुआ ये प्रयास, उस प्रयास का क्या अंत हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। 2017 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मोदी लहर के असर को विधानसभा चुनाव में रोकने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नाकामी हाथ लगी। राज्य में न सिर्फ बीजेपी जीती बल्कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 300 से ज्यादा सीटें अकेले कब्जाने में सफल रही। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 324 सीटें जीती थी। 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा अंडर करंट पैदा किया, जिसका असर 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में दिखा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में एक साथ चुनाव में उतरे। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों दल पहली बार एक साथ थे, लेकिन फिर भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 62 बीजेपी ने जीती। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कुल 15 सीटें मिली थी, जिनमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आईं और 10 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी। बीएसपी को तो फायदा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। 2014 में केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ एक राज्य से दूसरे राज्य में बढ़ता चला गया। इस दौरान 2015 में विधानसभा चुनाव आए, जहां बीजेपी को रोकने के लिए अनोखा प्रयोग हुआ। राज्य में एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी की हार हुई थी। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी। महागठबंधन का प्रयोग एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह ही कर्नाटक में एक प्रयोग हुआ था। यहां पर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके एक साल पहले दोनों दल विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन कर सरकार बना चुके थे। 2019 में दोनों दलों ने चुनाव के पहले ही गठबंधन करने का फैसला किया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। राज्य की 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीत गई, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ एक सीट मिली थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा जेडीएस किस तरफ जाती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की तरफ जेडीएस का झुकाव इस बार रहने वाला है और जेडीएस को बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस की जो जीत हुई है उसमें। तो अब ऐसा लग भी रहा है कि जेडीएस अपना फायदा लोकसभा चुनाव में देख सकती है। बीजेपी को भी कर्नाटक की हार के झटके से उबरने के लिए अपने पिछले प्रदर्शन को लोकसभा चुनाव के दोहराने के लिए जरूरत हो सकती है एक सहयोगी की। देखना दिलचस्प होगा कर्नाटक में क्या होता है इस बार। 2017 और 2019 में झटके के बाद 2022 में एक बार फिर यूपी में बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन हुआ। इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अन्य के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन था। गठबंधन तो नया रहा, लेकिन नतीजा पिछली बार से अलग नहीं रहा। बीजेपी ने एक बार फिर से जीत कर सरकार बनाई। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी सुधरा और इसके बाद में समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई देने लगी है। बिहार की सफलता से उत्साहित होकर पड़ोसी राज्य झारखंड में भी 2019 में महागठबंधन का प्रयोग हुआ है। विधानसभा चुनाव में शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार की तरह ही झारखंड में भी महागठबंधन फैक्टर सफल रहा और बीजेपी की हार हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हार ही मिली है, कई जगहों पर यह प्रयोग सफल रहा है। अब जरा बीजेपी के सामने एक नज़र पटना में एकजुट विपक्ष की ताकत पर भी डालते हैं। अभी बीजेपी के पास लोकसभा में 301 और राज्यसभा में 93 सांसद हैं। इसके साथ ही 16 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। पटना बैठक में जुटी विपक्षी पार्टियों के पास कुल मिलाकर लोकसभा में 140 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 93 सदस्य हैं। इसके साथ ही 11 राज्यों में यहां जुटे दलों की सरकारें हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस बैठक में ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज पार्टियां शामिल नहीं हुई थी। बहुत दिलचस्प होगा देखना। एक प्रयास नीतीश कुमार ने किया, प्रयास कुछ हद तक कामयाब दिखा जब मीटिंग में बहुत सारे चेहरे आ गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ तो दिखाई देती हैं दो पार्टियां, लेकिन आपस में भी उनका विरोध किसी से छिपा हुआ नहीं है। उदाहरण के लिए आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समीकरणों को समझ सकते हैं और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी मीटिंग में तो शामिल रही, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। उन्होंने कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं किया। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती है, कई मौकों
मौकों पर कांग्रेस भी इससे असहज दिखाई देती है और मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने इस पर अपना विरोध भी जता दिया था। अध्यादेश, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की मांग, ये सारी बातें विस्तार से हमने कई रिपोर्ट्स में आपके सामने रखी। इस रिपोर्ट का मकसद था कि आप समझ पाएं कि किस तरीके से गठबंधन के प्रयोग हाल के दिनों में बीजेपी के खिलाफ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के प्रयोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, यूपीए एनडीए ये दो बड़े प्रयोग रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एक बार क्या फिर यूपीए जैसा कोई प्रयोग होने जा रहा है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की अपनी ताकत जब बढ़ी है तो कई दल उससे छिटक गए। उदाहरण के लिए शिवसेना, उसमें हालांकि टूट हुई, उसका एक धड़ा बीजेपी के साथ है, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो पहचान था उद्धव ठाकरे का धड़ा, वो अलग हो गया, महाविकास अघाड़ी में चले गए। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में अलग से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे कई दल हैं जो छिटक भी गए हैं और ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। लेकिन कई दल हैं, अब जेडीएस जैसा दल जो कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ चुका है, वो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी के साथ आ जाए। हालांकि किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक बार फिर गठबंधन की राजनीति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर एनडीए यूपीए जैसा मुकाबला 2024 में देखने को मिल सकता है।